हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स। स्वागत है आप सभी का द मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, जैसा कि हम लोग कवर कर रहे थे द रूम ऑन द रूफ, जो मुझे पोथी पढ़नी थी हमारी, और मैं आज जो है इस पोथी को अंतिम विराम दूंगा। पूरा प्रयास करके बैठा हूँ। लास्ट के 40-45 पेज और बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा आज वन टाइम और वन शॉट में कवर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि दूसरे भी वर्क अब पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 15 तक हम लोग प्रीवियस कुछ वीडियोस में 4 वीडियो हमने बनाए हैं, उसमें कवर कर लिए हैं। और हम पूरे नॉवेल को हिंदी में कवर कर रहे हैं, तो जो व्यूअर्स नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो नॉवेल को इस तरीके से ही कवर करें। और प्रीवियस, क्योंकि अभी आपका एमपीटेड ग्रेड 2 का मेंस का एग्जाम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है स्पेशली, ठीक है। सो ताकि कोई भी क्वेश्चन आप सभी का बाकी ना रहे, ठीक है। बस तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 तक कवर कर लिया था, चैप्टर नंबर 16 हमें शुरू करना था, ठीक है। चलते हैं कहानी में थोड़ा सा आगे। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा प्रमोशन। लास्ट मोमेंट पे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर कोर्स का प्राइस थोड़ा कम कर दीजिए। हमने 750 रुपये रखा है कोर्स का प्राइस, और इसी के अंदर आपको एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट, साथ में लिटरेचर, प्लस जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड की गई है। ओनली 750 रुपीज में आप इसको हमारे ऐप पर जाकर परचेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर से द मास्टर जर्नी का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वहां पर दी गई हैं। इसके अलावा अगर केवल किसी को टेस्ट सीरीज ही परचेज करनी है ओनली, तो उसमें भी हमने 100 रुपये कम कर दिए। 400 की आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास है रिस्पेक्टेड टीचर्स की बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज का प्लस कंटेंट का। तो बस इतनी सी बात थी, अब शुरू करते हैं, ठीक है। ऑल राइट। सो शुरू करते हैं। उसी दिन देर शाम तक सारे बादल आगे निकल गए थे और आसमान में तारे बिखरे हुए थे। रस्टी पलंग पर बैठा तारों को देख रहा था और किशन का इंतजार कर रहा था। पत्थर के फर्श पर किसी के नंगे पैर चलने की बहुत धीमी सी आहट आई, तो रस्टी ने देखा कि उगते हुए धुंधले से चांद की रोशनी को काटते हुए एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह किशन को पहचान गया। तुम भूतों की तरह चुपचाप क्यों आए? ताकि तुम जाग न सको। अभी तो सोने का समय ही नहीं हुआ। तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बस यूं ही टहलने चला गया था। किशन रस्ती के पास बैठ गया, तारों की तरफ मुंह करके। चांदनी उसके पैरों पर पड़ रही थी, लेकिन उनके चेहरे अंधेरे में थे। रस्टी, किशन बोला, हाँ, मैं हरिद्वार नहीं जाना चाहता। मुझे पता है कि तुम वहां नहीं जाना चाहते भैया, लेकिन तुम्हें यहां रहने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें अपने रिश्तेदारों के पास चले जाना चाहिए। और हरिद्वार तो बड़ी सुंदर जगह है और वहां के लोग अच्छे हैं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा किशन। मेरे पास न पैसे हैं और न काम। तुम्हें अपनी मौसी के पास रहने के लिए चले जाना चाहिए। मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। तुम कभी नहीं आओगे। मैं कोशिश करूंगा। हर रात पास वाले जंगल से सियारों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन आज उनकी आवाजें काफी करीब से आती हुई लग रही थी। किशन सोता रहा। वह काफी थक चुका था। शाम को वह काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा और रोता रहा था। रस्सी जाग रहा था। उसकी आंखें पूरी खुली थी, आंसू से भरी। उसे ये नहीं मालूम था कि ये आंसू उसके अपने लिए हैं, किशन के लिए हैं, या मीना के लिए हैं। लेकिन किसी के लिए तो जरूर थे वह आंसू। मीना मर चुकी है। बार बार वह खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर ईश्वर है तो वह उसका ध्यान रखे। अगर प्रेम ही ईश्वर है तो मेरा प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। वह मुझे प्यार करती थी। मैंने साफ देखा था उसके चेहरे पर, तब जब उसके चेहरे पर पत्तों से छन छन कर धूप पड़ रही थी, चितकबरी सी धूप। जंगल में जब हमने एक दूसरे को चूमा था, उसके बालों का काला झरना, थकी आंखें, लैंप की रोशनी में कमजोर से दिखते पांव। वो मुझे प्यार करती थी, वो मेरी थी। रस्टी के मन में अब लाचारी के भाव आ रहे थे। वह कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी करना बेकार है, बल्कि ये जिंदगी भी बेकार है। हर पल कहीं ना कहीं, हर पल कहीं कोई पैदा होता है, कोई मरता है। आप गिनती गिनिए, 1 2 3। हर गिनती पर हर पल कहीं ना कोई मरता है और कहीं किसी का जन्म होता है। जिंदगी के बड़े फैलाव में एक जान क्या है, और एक मौत भी महज वक्त के आगे बढ़ने की एक निशानी के सिवा और क्या है। और अगर मैं मर जाऊं, और अगर मैं अभी मर जाऊं,
अचानक बिना किसी वजह के, तो क्या होगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? हम बिना यह जाने जीते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, किस मकसद से जी रहे हैं। चांद ने कमरे को अपनी हल्की रोशनी से नहला दिया था। ऐसा लग रहा था कि सियारों की आवाजें नीचे वाले खेत से आ रही थी। और रस्टी ने सोचा, सियार मौत की तरह होता है, बदशक्ल और डरपोक और बदहवास। उसे दरवाजे के पास किसी के कुछ सूंघने की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, तो देखने के लिए उसने सिर उठाया। दरवाजे पर चांदनी में काले साए जैसा सियार खड़ा था, कमजोर सा लेकिन लालच से भरा। उसकी डरावनी आंखें कांच सी चमक रही थी। रस्टी चीखना चाहता था। उसका जी चाह रहा था कि वह कमरे की सारी चीजें उस रिरियाते हुए बेरहम जानवर पर फेंके या फिर खिड़की से नीचे कूद जाए, लेकिन वह इन दोनों में से कुछ नहीं कर सका। सियार ने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया और एक लंबी, खून को जमा देने वाली सियार की हूंक छोड़ी, जो रस्टी के शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई। फिर रस्टी चिल्लाया। चिल्लाने और चीखने के बीच की आवाज थी वह। पेट से निकली यह आवाज फेफड़ों के रास्ते गुलेल से निकले पत्थर की तरह रात के खोखलेपन पर लगी। उसे लगा जैसे उसके इर्द गिर्द सब कुछ हिल रहा है, कम कपा रहा है उसकी चीख की झनकार के साथ। सियार भाग गया। किशन रोने की आवाजें करता रस्टी को छोड़ बिस्तर में घुस गया। जैसे ही चीख और उसकी गूंज रात के सन्नाटे में गुम हुई, पथरा देने वाली स्थिरता से और फिर बस सुनाई दे रही थी। कंबल में छिपे किशन की सुबकियां, जो सियार की पुकार से कम रस्टी की चीख से ज्यादा डर गया था। ओ किशन भाई, रस्टी ने किशन को पकड़कर हिलाते हुए कहा, रो मत, मेहरबानी करके चुप हो जाओ। तुम रोते हो तो मुझे अपने आप से ही डर लगने लगता है। डरो मत किशन, ऐसा मत करो जिससे मैं खुद अपने आप से ही डरने लगूं। सवेरा हुआ तो दोनों के रिश्ते में कुछ तनाव आ चुका था। किशन की मौसी आई। किशन को ले जाने के लिए वह तांगा लेकर आई थी। उन्होंने रस्टी को 100 रुपये दिए और कहा कि ये कपूर साहब की तरफ से है। रस्टी लेना नहीं चाहता था, लेकिन किशन ने उसे अपनी कसम दी और लेने को मजबूर कर दिया। तांगे का टट्टू कुछ बेचैन सा था, खुर से जमीन खोद रहा था और लगाम चबाने लगा था, घुरघुराने भी लगता था। तांगे वाला तांगे से उतरा और जब किशन और उसकी मौसी तांगे पर चढ़ने लगे तो लगाम को पकड़कर खड़ा रहा, जब तक कि वह सीट पर बैठ नहीं गए। किशन ने अपना दर्द छुपाने की कोशिश नहीं की। काश तुम हमारे साथ चलते रस्टी, वह बोला। मैं एक दिन तुमसे मिलने आऊंगा, बिल्कुल पक्का। बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा कि किशन ने अपने मन की भावनाएं जाहिर की हों। वह हमेशा ऊपरी मजे के चक्कर में पड़ा रहता था कि उसे कभी किसी बात को गहराई से सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन भावनाएं तो उसकी भी थी, लेकिन उसने उनके बारे में बहुत कम सोचा या कहा। उसने मुंह बनाया और नाक कुरेदने लगा, फिर बोला, मेरे अंदर अंदर से मैं बहुत अकेला हूं। तांगे वाले ने चाबुक फटकारी, घोड़ा फिर घुरघुराया, पहिए चरमराए और तांगा आगे बढ़ चला। नाली पार करते हुए तांगा ऐसे उछला और डगमगाया जैसे उसमें बैठे लोग उछलकर बाहर ही गिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही कोई टूट फूट हुई। किशन और उसकी मौसी अब भी तांगे में थे। तांगे वाले ने अपनी घंटी बजाई और तांगा स्टेशन की तरफ जाने के लिए मेन रोड पर मुड़ गया। घोड़े के खुर और तांगे के पहियों की आवाज आती रही। रस्टी ने हाथ हिलाया। किशन सीधा बैठा था सीट पर, अपनी कमीज के नीचे का हिस्सा पकड़े था बस। रस्टी को किशन के गिरने का डर लगा, जो कि अपनी मौसी से अलग बैठा था, जैसे वह उन्हें अपना नहीं मानता या पसंद नहीं करता हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अजीब अजनबी जहान में ले जाया जा रहा हो, जहां उसे जानने और उसका ध्यान रखने वाला कोई ना हो। और हालांकि रस्टी को लगता था कि किशन अल्हड़ और आजाद किस्म का लड़का है, फिर भी अब उसे उसकी फिक्र हो रही थी। तांगा अब सड़क के मोड़ तक पहुंच चुका था। तांगे वाले ने घोड़े को एड़ लगाई और तांगा सड़क के साथ मुड़कर नजरों से ओझल हो गया। रस्टी गेट पर खड़ा खाली सड़क को देखता रहा। उसने सोचा, मैं अब अपने कमरे में चला जाऊंगा और वक्त चलता रहेगा, बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन अब ये दोबारा नहीं होगा। धूप निकलेगी, लीची फलेगी, नए दोस्त बनेंगे, लेकिन न मीना होगी और न किशन, क्योंकि हमारी जिंदगानियां एक दूसरे से दूर हो चली हैं। किशन और मैं नदी की धारा में साथ चले जा रहे थे।
मैं पानी में उगी घास में अटक गया और किशन बहाव के साथ आगे बह गया। अगर मैं भी कभी उसके पास जा पहुंचा तो भी सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। दुख तो होगा ही। किशन चला गया और उसके साथ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा चला गया और अंदर से मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। और रिस्पेक्टेड टीचर्स, 16वां चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जरूर सुनिए, सो दैट कि अगर मान लो क्वेश्चन अगर कैसे बनेगा तो आप बना लेंगे। ठीक है, एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है, नहीं पता चला कि हम लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है, ओके, एक सेकेंड। तो 16 चैप्टर रिस्पेक्टेड टीचर्स हो गया हमारा समाप्त। अब चलते हैं हम लोग 17 चैप्टर की तरफ। ठीक है, चिपचिपाहट और बेचैनी भरी दोपहरी थी। भिष्टी अपनी मशक के लिए कमरे के नीचे से गुजरा। क्या क्या लिखा है देखिए एक बार फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। चिपचिपाहट और बेचैनी भरी दोपहर थी। भिष्टी अपनी मशक के लिए कमरे के नीचे से गुजरा। धूल भरे रास्ते पर पानी छिड़कते हुए खिलौने वाला अहाते में आया। अपने माल के बारे में अपनी अलग लय में ऊंची आवाज में पुकारता आया और फिर बच्चों के बात करने की आवाजें आने लगी। खिलौने वाले ने एक बांस के इर्द गिर्द बांस के दो तीन दूसरे टुकड़े और खपच्चियों से बनाए एक ढांचे में खिलौने लटका रखे थे। छोटी छोटी ढोल, नन्ही घड़ियां, छोटी छोटी बांसुरी, सीटियां और रंग बिरंगी गुड़िया। और जब ये चीजें बिक जाती तो वह अपने बड़े से रहस्यमय और ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले थैले से और माल निकालकर उनकी जगह लगा देता। इस थैले में हाथ डालना तो दूर, खिलौने वाले के सिवा और किसी को झांकने की भी इजाजत नहीं थी। अमीर हो या गरीब, खिलौने वाला हर तरह के लोगों में पहचाना जाता था, क्योंकि उसके खिलौने कभी 4 आने से ज्यादा के नहीं होते थे और कभी एक दिन से ज्यादा नहीं चलते थे। रस्टी को भी यह सस्ते खिलौने पसंद थे। उसे इन खिलौने से अपना कमरा सजाने में मजा आता था। उसने 2 आने की एक बांसुरी खरीदी और उसमें फूंक मारता ऊपर चला गया। उसने अपनी कमीज और सैंडल उतारे और बिस्तर पर सीधा लेटकर छत को ताकने लगा। कड़ियों के बीच छिपकलियों ने अपनी धमा चौकड़ी मचा रखी थी और गंजी मैना फिर खिड़की की मुंडेर पर आकर फुदक रही थी। वह सोने ही वाला था कि कमरे में सोमी आ गया। सोमी बहका बहका सा लग रहा था। ये चिपचिपाहट मुझे परेशान कर रही है, वह बोला। मैं बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनना चाहता। इतना कहने के साथ ही उसने अपनी कमीज उतारी और मेज पर पटक दी और आईने के सामने खड़ा होकर अपने शरीर की बनावट पर गौर करने लगा। फिर वह रस्टी की तरफ मुखातिब हुआ। तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, वह बोला। तुम्हारे बालों में मकड़ी के जाले लगे हैं। मुझे परवाह नहीं। तुम मिसेस कपूर को जरूर काफी पसंद करते होंगे। बड़ी अच्छी थी वह। मैं उन्हें चाहता था। तुम्हें पता नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ अपने प्यार की खबर है। रस्टी, मेरे सबसे अच्छे पसंदीदा दोस्त, अब तुम इस कमरे में नहीं रह पाओगे। अब तुम्हें मेरे घर वापस चले आना चाहिए। वैसे भी जल्दी ही इस मकान में नए किराएदार रहने आ जाएंगे। जब वे लोग आएंगे तब मैं मकान से निकल जाऊंगा, या फिर जब मकान मालिक को पता चलेगा कि मैं यहाँ रह रहा हूं तब। सोमी के चेहरे पर आमतौर पर रहने वाली रौनक गायब हो गई। वह कुछ उदास सा हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी भी साफ नजर आने लगी थी। मैं खाने के लिए खीरा लेकर आता हूँ, सोमी बोला। फिर मैं तुम्हें कुछ बताना है। कहाँ गए? ओके, मैं खाने के लिए खीरा लेकर आता हूँ, सोमी बोला। फिर तुम्हें कुछ बताना है। मुझे खीरा नहीं खाना, रस्टी बोला। मुझे नारियल चाहिए। लेकिन मुझे खीरा चाहिए। रस्टी को अब खींच होने लगी थी। कमरा गर्म था, बिस्तर गर्म था और उसका खून गर्म था। आपे से बाहर होते हुए रस्टी ने झिड़का, जाओ और अपना खीरा खाओ, मुझे नहीं चाहिए कोई। सोमी ने उसकी तरफ देखा, ताज्जुब से देखा और दुखी हुआ। फिर बिना कुछ कहे अपनी कमीज उठाई और कमरे के बाहर निकल गया। रस्टी को सीढ़ियों पर उसकी चप्पलों की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर बजरी वाले रास्ते पर उसकी साइकिल के पहियों की रगड़ की। अरे सोमी, रस्टी ने बिस्तर से छलांग लगाई। एक सेकेंड, ठीक है। अरे सोमी, रस्टी ने बिस्तर से छलांग लगाई और छत के किनारे के पास पहुंचकर आवाज लगाई, वापस आओ। लेकिन इस बीच साइकिल नाली को पार करके आगे बढ़ गई थी और सोमी की कमीज हवा में फड़फड़ा रही थी। और रस्टी अब इससे अच्छा क्या कर सकता था सिवा इसके कि पलंग पर वापस लौट आए। अपनी बदमिजाज पर वह खुद ही हैरान था।
वह फिर से लेट गया और पहले की तरह छत को ताकने लगा। कड़ियों के बीच एक दूसरे का पीछा करती छिपकलियों को ताकने लगा। दरवाजे से बाहर छत पर दो कौवे लड़ते हुए एक दूसरे के पंख नोच डालने पर आमादा था। जिसे देखो उसे गुस्सा आ रहा है। ये क्या गड़बड़ है, रस्टी सोचने लगा। मैंने बेचैनी की वजह से सोमी से जैसे भी बात की, लेकिन गुस्से की वजह से नहीं की। लेकिन मेरे शब्दों में गुस्सा था। अब मैं परेशान हो चुका हूं, इस सब से उकता चुका हूं। क्या मुसीबत है। उसने आंखें बंद कर ली और बाहर की चीजों को बाहर छोड़ दिया। उसे ठहाका सुनाई दिया तो उसने आंखें खोली। सोमी का चेहरा बिल्कुल रस्टी के चेहरे के पास था और वह रस्टी के चेहरे की तरफ देखकर हंस रहा था। सपने में क्या देख रहे थे रस्टी? मैंने तुम्हारे होठों पर पहले कभी इतनी मीठी मुस्कान नहीं देखी। अरे, मैं सपने नहीं देख रहा था, रस्टी बैठते हुए बोला। अब सोमी के वापस आ जाने पर वह बेहतर महसूस कर रहा था। माफ करना मुझे, मैं कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा सा हो गया। लेकिन मेरी तबीयत डॉट 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 लिखा है, यानी कुछ बताया होगा, कॉन्वर्सेशन होगा। चुप। सोमी ने रस्टी के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, देखो, मैंने मामले को निपटा दिया है। ये रहा तुम्हारा नारियल और ये रहा मेरा खीरा। दोनों पलंग पर आमने सामने पालती मारकर बैठ गए। सोमी अपना खीरा लेकर और रस्टी अपने नारियल के साथ। नारियल का पानी रस्टी के होठों के कोरों को निकलकर उसकी ठोड़ी से होता छाती पर टपकता रहा और रस्टी को ठंडक का खुशनुमा एहसास होता रहा। रस्टी बोला, किशन को लेकर मैं डर रहा हूं। मुझे पक्के तौर पर मालूम है कि वह अपने रिश्तेदारों को परेशान करेगा और वह उसके माँ बाप जैसे नहीं है। मीना के न होने पर कपूर साहब की एक नहीं चलेगी। सोमी चुप था। सिर्फ खीरा और नारियल की गिरी चबाने की आवाज आ रही थी। सोमी ने रस्टी की ओर देखा। उसके होठों पर एक उड़ी उड़ी सी मुस्कान आई, लेकिन आंखें नहीं मुस्कुराई। और सिर्फ बात करने की खातिर बात करने वाले अंदाज में सोमी ने कहा, मैं कुछ महीनों के लिए अमृतसर जा रहा हूं। ये ध्यान रखना रिस्पेक्ट टीचर्स। वो क्या कहता है, सोमी क्या कहता है कि मैं कुछ महीनों के लिए अमृतसर जा रहा हूं, लेकिन बसंत से पहले वापस लौट आऊंगा। तुम ठीक से तो रह लोगे ना यहाँ? अचानक मिली इस खबर से रस्टी कुछ देर तो कुछ समझ नहीं पाया। ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सोमी भी एक दिन देहरा छोड़कर जा सकता है, जैसे पहले रणबीर, सूरी और किशन गए थे। उसने कुछ बोला नहीं, उससे कुछ बोला नहीं गया। एक अजीब सा भारीपन उसके दिल और दिमाग पर हावी हो रहा था। अरे रस्टी, सोमी ने हंसते हुए कहा, तुमने तो ऐसी शक्ल बना ली जैसे नारियल में जहर मिलाया हुआ था। जहर दरअसल सोमी की बात में था और जहर असर कर रहा था। रस्टी की रगों में बहते हुए उसके दिल पर चोट कर रहा था और दिमाग पर हथौड़े चला रहा था। जहर काम कर गया, उसे घायल कर गया था। वह बोला सोमी, लेकिन आगे कुछ नहीं बोल पाया। नारियल खत्म करो, सोमी। रस्टी ने फिर कहा, अगर तुम देहरा छोड़कर जा रहे हो सोमी, तो मैं भी यहां नहीं रुकूंगा। नारियल खाओ पहले। क्या कह रहे हो? मैं भी चला जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल नहीं। अब सोमी भी संजीदा और परेशान हो गया था। उसने अपने दोस्त की कलाई को पकड़ लिया और बेबसी में सिर हिलाया, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन रस्टी क्यों? कहाँ? इंग्लैंड। लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं बेवकूफ? मुझे जाने के लिए सरकारी मदद मिल सकती है। ब्रिटिश सरकार किराए के पैसे देगी। तो ये ध्यान रखना रिस्पेक्टेड टीचर्स की, वो कहाँ जाने की बात करता है? इंग्लैंड जाने की बात करता है। अब जाता है या नहीं ये हमें पता चलेगा कहानी में आगे। क्या तुम ब्रिटिश नागरिक हो? मुझे नहीं मालूम। तौबा, सोमी ने अपनी जांग पर हाथ मारते हुए कहा और फिर रस्टी के चेहरे को देखते बोला, तुम न तो भारतीय नागरिक हो और ना ही ब्रिटिश नागरिक हो, और फिर भी सोच रहे हो कि तुम्हारे इंग्लैंड जाने का खर्च कोई और उठाएगा, कोई और चुकाएगा, सॉरी। और तुम्हें पासपोर्ट कैसे मिलेगा? कैसे? रस्टी ने पूछा। क्योंकि वहां जाने के लिए उतावला था। तौबा, तुम्हारे पास जन्म प्रमाण पत्र है? नहीं। इसका मतलब कि तुम पैदा ही नहीं हुए। सोमी ने इस तरह की बात कही जैसे फैसला सुना दिया गया हो और पूरी तसल्ली से आगे बोला, तुम जिंदा ही नहीं हो, तुम इस दुनिया में हो ही नहीं। सोमी बस एक सांस लेने के लिए ठहरा, फिर उंगली हवा में लहराते हुए बोला, रस्टी, तुम नहीं जा सकते। रस्टी मायूस हो गया। मैंने तो दरअसल कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं जाऊंगा, वह बोला। मैंने तो बस जो महसूस किया वह कह दिया। इसलिए नहीं कि मैं दुखी हूं। सच तो यह है कि इतना खुश तो मैं और कहीं रहा ही नहीं। मैंने जाने की बात इसलिए की क्योंकि मैं बेचैन हूं, हमेशा की तरह। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं भी लंबे समय तक ठहरूंगा। रस्टी सच कह गया था। वैसे वह हमेशा सच ही बोलता था।
उसके अंदर के एहसास उसके सच थे, और जब तक वह अपने मन की बात कहता तो वह उसका सच ही होता था। ये बात और है कि वह अपने मन की सारी बातें जुबा पर नहीं लाता। वह झूठ कभी नहीं बोलता था। अगर किसी को पता हो कि सच को जुबा पर आने से कैसे रोकना है तो उसे झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जगह यही है। रस्सी को हालात के मुताबिक ढलने में मदद करने की नीयत से सोमी बोला। बड़े शहरों की भीड़ में तुम खो जाओगे रस्टी, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, और फिर तुम जब वापस आओगे, अगर कभी लौटे, तो मैं बड़ा हो चुका होऊंगा और तुम भी बड़े हो चुके होंगे, और लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहने की वजह से एक दूसरे के लिए अजनबी जैसे हो जाएंगे। और फिर इंग्लैंड में चाट की दुकान भी नहीं होगी। लेकिन मैं इस जगह का तो हूं ही नहीं। क्या क्या एक सेकंड रिस्पेक्ट टीचर्स। लेकिन मैं इस जगह का हूं तो नहीं सोमी, मैं कहीं का भी नहीं हूँ। एक सेकंड रिस्पेक्ट टीचर, वो क्या कहता है कि इंग्लैंड में चाट की दुकान भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं इस जगह का हूं तो नहीं सोमी, मैं कहीं का भी नहीं हूं। अगर मेरे पास सारे कागजात होते तो भी मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। मैं तो किसी एक जात नस्ल का भी नहीं हूं, जिसका सीधा मतलब यही है कि मैं कहीं का नहीं हूं। इतना कहने के बाद रस्टी सोचने लगा कि मैं बीते हुए वक्त की विरासत को अपने आज की कड़वाहट के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश क्यों करता हूं। किसी ने मुझे जात बिरादरी से निकाला तो नहीं है। मैं तो अपनी मर्जी से हिंदुस्तान से भाग जाना चाहता हूं। फिर मैं विरासत की दिक्कतें गिनाकर बीती बातों का रोना क्यों रोऊं। और इसका एक मतलब यह भी तो हुआ कि हर जगह तुम्हारी है और सब लोग तुम्हारे हैं। सोमी बोला, और फिर सवाल खड़ा किया, लेकिन तुमने मुझे पहले कभी बताया नहीं। तुम तो यूरोपियन लोगों जैसे गोरे हो। मैंने कभी इस सब के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं था। तो क्या तुम शर्मिंदगी महसूस करते हो? नहीं, मिस्टर हैनिसन करते होंगे। उन्होंने मुझे पहले तो कभी नहीं बताया। उस दिन बताया जब मैं होली खेलकर घर पहुंचा। मैं तो बड़ा खुश था, और उन्होंने जब ये बताया तो मुझे तो कुछ भी बुरा और शर्मिंदगी जैसा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो और अच्छा लगा। और अब अरे मैं तो इस सब बातों में पड़ता ही नहीं। जो भी हो, मैं तो मैं ही हूं। अपने अंदर मैं मिलावट जैसा कुछ महसूस नहीं करता। फिर उस बात का जिक्र करके यूं ही दोष दे रहे थे। सोमी की इस बात पर रस्टी को जरूर शर्मिंदगी का एहसास हुआ, और कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सोमी ने कंधे उचकाते हुए बात आगे बढ़ाई। तो तुम जा रहे हो, हिंदुस्तान से भाग रहे हो? नहीं, हिंदुस्तान से नहीं। तो फिर क्या तुम अपने दोस्तों से भाग रहे हो, मुझसे भाग रहे हो? रस्टी ने महसूस किया कि उसने खुद को अपनी ही बातों में उलझा लिया। अपनी खिसियाट मिटाने के लिए उसने सोमी की खिंचाई करनी शुरू की। तुम सोमी मास्टर, तुम भाग रहे हो। मैं तो अभी यहीं हूं। तुम अमृतसर जा रहे हो। मैं तो सिर्फ जाने की बात कर रहा था, जबकि मैं यहां अकेला रह गया हूं। सब चले गए हैं। अगर कभी मैं यहां से गया भी तो यही माना जाएगा कि अगर मैं किसी से भाग रहा हूं तो वह मैं खुद अपने आप से, किसी और से तो नहीं। सोमी ने एक आह भरते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। और अपने आप से भागोगे तो भी तुम मुझसे ही भाग रहे होंगे, हिंदुस्तान से भाग रहे होंगे। अब चलो चलते हैं चाट खाने। सोमी ने रस्टी को बिस्तर से बाहर खींच लिया और ठेलते हुए कमरे से बाहर निकाला। फिर पहली सीढ़ी उतरने से पहले सोमी उछलकर रस्टी की पीठ पर लद गया और अपनी एड़ियों को रस्टी की टांगों पर मारते हुए जोर से बोला, सीढ़ियां उतर मेरी टट्टू, जल्दी उतर मेरी टट्टू। रस्टी उसे लाद कर नीचे ले आया और लाकर घास पर पटक दिया। दोनों खूब हंसे, लेकिन उनकी हंसी के पीछे कोई खुशी की बात नहीं थी। वह तो दोस्ती की खातिर हंस रहे थे। सोमी ने एक मुट्ठी धूल उठाकर रस्टी के मुंह पर डालते हुए कहा, सबसे अच्छे पसंदीदा दोस्त। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 17 होता है रिस्पेक्ट टीचर समाप्त। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं। अब सब देहरा से जा चुके थे। मीना के लौटने का तो सवाल ही नहीं था। कपूर साहब लौटेंगे इसकी भी उम्मीद न के बराबर थी। किशन भी हमेशा के लिए गया था। रणबीर
जाड़े के महीनों तक के लिए तो मसूरी में ही था, जबकि अभी तो गर्मी का मौसम आया ही था और सोमी को तो लौटने में और ज्यादा वक्त लगने वाला था। जितने लोगों को रस्टी अच्छी तरह जानता था वह सब चले गए थे, और अब कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसे रस्टी इतनी अच्छी तरह ही जानता हो कि उसे प्यार या नफरत करे। ठीक है। हाँ, जो लोग बचे थे वह ऐसे लोग थे जैसे पानी की टंकी पर आने वाली औरतें, बच्चे और नौकर। लेकिन वह सब सारे दिन अपने अपने काम में लगे रहते थे, और जब रस्टी देहरा से गया तो उसके पास साथ के लिए खुद और अपनी यादों के सिवा कोई साथी नहीं था। वह मीना को भूल जाना चाहता था। अगर किशन उसके साथ होता तो शायद ऐसा करना मुमकिन होता, क्योंकि दोनों लड़कों को एक दूसरे के साथ से कुछ राहत मिल जाती। लेकिन रस्टी ने महसूस किया कि अकेले में खुद पर काबू रखना उसके बस का नहीं। और कपूर साहब, उनके लिए तो मीना का मरना बिल्कुल ठीक था। उन्होंने उसकी वफा पर कोई शक नहीं किया, और मीना भी बिल्कुल सही वक्त पर चली गई। उसे ऐसी आज़ादी मिल गई जिसे वह जानती थी। रस्टी को मालूम था कि जब सूरी ने राज खोलने की धमकी दी तब उसे कपूर साहब को बिल्कुल ठीक समझा था। उसे पता था कि कपूर साहब मीना की इज्जत पर बट्टा लगाने वाले एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करते। हम्म। अब रस्टी अपने सपनों की दुनिया की तरफ नजर डालता है, उसकी अपने ख्यालों की हैरत अंगेज दुनिया, जहां सब कुछ उसकी पहुंच में, उसकी पकड़ में था। वह अक्सर अपने आप से बातें किया करता था, और कभी कभी वह छिपकलियों से भी बातें किया करता था। छिपकलियों से वह डरता था, डरता भी था, और उनके लिए उसके मन में एक अलग तरह का जुड़ाव भी था। छिपकलियों को अपने आसपास की चीजों के रंग के मुताबिक अपना रंग बदलते देखने में उसे बड़ा मजा आता था। लेकिन जब कड़ियों पर पकड़ ढीली पड़ने की बजाय से वह छत से नीचे गिरती, तब वह उसे गिलगिली और घिनौनी लगती। एक रात उसे समझ में आ गया कि एक ना एक उसके चेहरे पर जरूर गिरेगी। एक दोपहर एक सोच जो उसके मन में गहरे उतर गई, और उसकी वजह से वह अचानक हरकत में आ गया। वह सोच थी छत पर अपने कमरे के बगल में एक बगीचा बनाना। ये विचार उसके दिमाग में ऐसा घर कर गया कि उसने बगीचे का पूरा खाका खींचने में कहाँ किन फूलों की क्यारियां होंगी, जिनमें गेंदे, जिनिया और कॉस्मोस के फूल हर तरफ खिल रहे होंगे, यह तय करने और बगीचे को पूरे दिमाग में बनाने में कई घंटे लगा दिए। लेकिन जरूरी औजार और मिट्टी और ईंटें वगैरह ऊपर छत पर पहुंचाने और बीजों का इंतजाम करना पड़ता था। और फिर रस्टी ने सोचा कि कौन जाने छत ही बैठ जाए या बारिश सारा खेल बिगाड़ दे, और फिर वैसे भी उसे तो वहां से जाना था। वह अंदर ही अंदर सोचने लगा था। धीरे धीरे उसके मन का वही हाल होने लगा जिसकी वजह से हैरिसन साहब के घर रहते हुए उसे जिंदगी खोखली और अर्थहीन लगने लगी थी। वह चिंता और सपनों में डूब जाता, और जिंदगी पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती। पिछले कुछ महीनों की तसल्ली बख्श जिंदगी अचानक खत्म हो गई थी, और अब जिंदगी में बचा रह गया था अकेलापन और उदासी। खुद अपनी सोच के भंवर में फंसने से उसे आने वाले वक्त की बदनुमा तस्वीर नजर आती थी। एक शाम घर की सीढ़ियों पर बैठे हुए वह अनजाने में ही किसी चीज को हाथ में लेकर उससे खेलने लगा था। ये पीछे के दरवाजे की वह चाबी थी जो कपूर साहब उसे दे गए थे। रस्टी को विस्की की बोतल याद आ गई। किशन ने कहा था कि चलो एक हम पी लें, लेकिन आज जब यह ख्याल आया तो रस्टी ने खुद से कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, कुछ बोतलों से क्या बिगड़ेगा। और इससे पहले कि उसकी अपनी आप से बहस हो जाती, उसने झटपट जाकर पीछे वाला दरवाजा खोल लिया। उस रात रस्टी ने अपने कमरे में खालिस विस्की पी, बिना उसमें कुछ मिलाए। यह पहला मौका था जब उसने अल्कोहल को चखा था, और उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा रस्टी को। लेकिन वह कोई मजे के लिए नहीं पी रहा था, वह तो सिर्फ इसलिए पी रहा था कि खुद को बाकी दुनिया से अलग कर ले और सब कुछ भूल जाए। उसने ज्यादा नहीं पी। जब उसने देखा कि छत पर एक तरफ को ढलान है जो उसके दरवाजे से बाहर से सीधे नीचे खेतों तक जाता है, बरगद का पेड़ अचानक मधुमक्खियों से गिर गया था। छिपकलियों में से एक साथ सभी रंग नजर आ रहे थे, जैसे कि वह इंद्रधनुष के टुकड़े हो। जब उसने थोड़ी और पी ली तो बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन अब वह खुद से नहीं, मीना से बातें कर रहा था, जो उसके सिर इस तरह जबरदस्ती दबा रही थी कि वह तकिए पर ही रहे। उसने मीना की इस जबरदस्ती से बचने की कोशिश की, लेकिन मीना की ताकत के आगे उसकी नहीं चली, और वह रोने लगा। फिर उसने थोड़ी सी और पी, और अब कमरे का फर्श बार बार ऊंचा नीचा होने लगा।
उसे मेज को पलटने से बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिर उसे लगने लगा जैसे कमरे की दीवारें ढह रही हैं। उसने विस्की का एक घूंट और भरा और दीवार को सहारा देने के लिए अपने हाथ उस पर टिका दिए। अब वह कुछ भी कर सकता था। पलंग को झूले की तरह आगे पीछे हो रहा था, यानी कि पलंग झूले की तरह आगे पीछे हो रहा था। कुर्सी फिसलकर इधर से उधर चली जा रही थी। मेज अपने आप खिसक रही थी और दीवारें आगे पीछे हो रही थी। लेकिन हर चीज रस्टी के काबू में थी, क्योंकि वह अब हर तरफ मौजूद था। अपने खाली हाथों से पूरी इमारत को संभाले था। और फिर वह फिसला और सारी चीजें उसके ऊपर आन गिरी और हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। सुबह जब वह जागा तो उसने विस्की की बाकी बोतलें खिड़की से बाहर फेंक दी और खुद को अपनी बेवकूफियों के लिए कोसता हुआ पानी की टंकी पर नहाने के लिए चला गया। दिन बीतते गए, खुश्क और धूल भरे, सारे एक जैसे। रस्टी रोजाना अपनी मिट्टी की सुराही पानी की टंकी से भर लाता और दरवाजे पर पड़े खस के पर्दे को तर कर देता। कभी कभी मैदान में बच्चे क्रिकेट खेलते, लेकिन वह इतनी ताकत नहीं जुटा पाता कि उनके खेल में शामिल हो। अपने कमरे से वह गेंद और बल्ले की आवाजें, शोर, किसी बदकिस्मत अंपायर के विरोध में उठी तीखी अकेली आवाज, या फिर फुटबॉल का जमीन पर गिरना या हॉकी स्टिक का एक दूसरे से टकराना, लेकिन इन आवाजों से कहीं अच्छी थी टंकी पर आकर पानी के काम करने वाली औरतों के घुंघरुओं और रुनझुन और चूड़ियों की खनक। वक्त बीतता गया, लेकिन रस्टी को पता ही नहीं चला कि वह बीत रहा है। वक्त का बीतना नदी के पास वाले मकान में रहने जैसा होता था, जहां नदी हमेशा घर के आगे से गुजरती रहती है, आगे बहुत आगे आगे बहुत आगे चलती जाती है। लेकिन इस मकान में रहते हुए रस्टी के लिए नदी कभी आगे नहीं बढ़ी। पानी आगे बढ़ता गया, नदी वहीं रह गई। वह कुछ होने का इंतजार कर रहा था। और बस इसी के साथ चैप्टर नंबर 18 होता है समाप्त। तो जैसा कि फोटो में दिख रहा होगा कि बाबूजी ने अच्छे से दबा के, ठीक है, दो चटकारे ले लिए इन्होंने। चलो चैप्टर नंबर 19 की शुरुआत करते हैं। धूल बड़े बड़े गुब्बार की शक्ल में उड़ती, सड़क पर चक्कर खाते हुए बढ़ती जाती। जिसे छूती उसे अपनी चपेट में ले लेती, उससे लिपट जाती। भाड़ की रेत सी जलती हुई, दम घोंटने वाली, किरकिराने वाली धूल। फिर बादलों का गरजना। अचानक हवा थम गई तो एक दबी सी उम्मीद जागी कि कुछ होने वाला है। और फिर धूल के गुब्बारों के पीछे से उमड़ते घुमड़ते सामने आए बड़े बड़े काले बादल। कुछ होने वाला था। पहले तो खिड़की के कंगूरे पर पानी की एक बूंद टपकी। फिर छत पर तड़ातड़ बड़ी बड़ी बूंदों की झड़ी लग गई। रस्टी के मन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद और एक नया जोश उबाल मारने लगा। गर्मी के महीनों के एक से मौसम की ऊब को खत्म करने बारिश आ गई थी। मानसून आ गया था। आसमान थरथरा उठा, बादल गड़गड़ाए और बिजली आसमान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कौंध गई। और फिर जैसे आसमान फट पड़ा। बारिश की तेज बौछार टीन की छत पर तबले पर थिरकती उंगलियों की तरह पड़ती रही। रस्टी को करीब 20 गज से आगे का दिखाई देना बंद हो गया। ठीक है, रस्टी को करीब 20 गज से आगे का दिखाई देना बंद हो गया। यहाँ पे मेरे हिसाब से नजारा होना चाहिए, या फिर आगे दिखाई देना बंद हो गया। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कमरे और बाकी दुनिया के बीच पानी की एक अभेद दीवार खड़ी हो गई हो। बारिश का मौसम आ गया था और रस्टी पहली बारिश के तोहफे का पूरा मजा लेना चाहता था। उसने अपने कपड़े उतार फेंके और नंगा ही छत पर दौड़ गया। हवा पानी की बौछारों को खींच खींच कर रस्टी के शरीर पर कोड़ों की तरह मार रही थी, और इस मार में इतना सुख था कि रस्टी का शरीर खुशी से ऐठा जा रहा था। बारिश अल्कोहल से ज्यादा नशीली थी और बड़ी मुश्किल से वह खुद को चिल्लाने और पागलों की तरह सब कुछ भूल कर नाचने से रोक पा रहा था। बारिश की ताकत और ताजगी बड़ी राहत लेकर आई और उसके तन मन में जहरीला बोझ बढ़ाती ठहराव की परतों को बहा कर ले गई। बारिश ने शहर भर को धो डाला, जमीन और आसमान को साफ कर दिया। तेज हवा और पानी की बौछारों की मार के आगे पेड़ों ने भी सर झुका लिया। मैदान में दलदल बन गया और छोटे छोटे फूलदार पौधे जमीन पर बिछ गए। रस्टी कमरे में लौटा तो उसका रुआ रुआ खुशी से पागल था और बदन से पानी चुहचुहा रहा था। और कमरे में घुसा तो बाढ़ का सामना करना पड़ा। दरवाजे, खिड़की और रोशनदान के रास्ते
बारिश का पानी अंदर आ गया और फर्श पर टखनों तक पानी था। रस्सी झट से पलंग पर चढ़ गया। पलंग को समंदर के क्या लिखा है, हाँ, पलंग को समंदर के सुनसान जजीरे का किरदार करने का मौका मिल गया। रस्सी ने चादर से ही अपने बदन को पोंछ डाला। नहाने के बाद बदन में आई सुर्खी साफ दिखाई दे रही थी। फिर वह खिड़की पर बैठ गया और वहीं से बाहर के मौसम का मजा लेता रहा। बारिश ने और जोर पकड़ ली। ज्यादा पानी और ज्यादा जोरदार बौछार। दरवाजे भड़भड़ कर रहे थे। पानी नालों से बाहर निकला आ रहा था और टीन की छत पर तेज बौछार की मार द्रुत लय में बजते किसी तालवाग जैसा असर पैदा कर रही थी। छत के परनाले से कभी गला साफ करने जैसी तो कभी गरारा करने जैसी आवाजें आती थी। पर्दे खूब पैंक लगाकर फड़फड़ा रहे थे। कमजोर पेड़ों के तने तक लचके जा रहे थे। हवा पानी की मार के आगे सिर झुका रहे थे। सड़क तेज बहाव वाली पहाड़ी नदी का अवतार ले रही थी और बजरी वाले कच्चे रास्ते पर कई धाराएं बह निकली थी। मानसून आ गया था, लेकिन बारिश जैसे अचानक शुरू हुई थी वैसे ही बंद भी हो गई। पहले तो बौछार कमजोर पड़ी, फिर फुहार में बदली और फिर मंद पड़ते पड़ते बिल्कुल बंद हो गई। सब ठहर सा गया। बारिश बंद होने के बाद परनाले से जहां बूंदें गिर रही थी वहां सुराख सा हो गया। कीचड़ में कूद फान मचाते मेंढकों ने टर टर लगा रखी थी। सूरज बदला लेने की नीयत से निकला। पत्तियों और पंखुड़ियों पर पानी की बूंदें सोने चांदी की तरह चमक रही थी। मकान के एक सूखे हिस्से से बिल्ली निकली, सोई सोई सी आंखें मिचमिचाती, बारिश से बेखबर और बेपरवाह। बच्चे दौड़ते हुए अपने घरों से बाहर आ गए। बरसात आ गई, बरसात आ गई चिल्लाते हुए। बरसात सचमुच आ गई थी। इसी के साथ छत लोगों के लिए बारिश में नहाने की अच्छी जगह बन गई थी। बच्चे, चौकीदार और कुत्ते सब के सब बारिश के ताजे पानी में नहाने का मजा लेने के लिए ऊपर छत पर चढ़ाते थे। मैदान में फुटबॉल खेलने वालों की वजह से जान आ गई थी। इस खेल को वह बरसात फुटबॉल कहते थे, जो कीचड़ और टखनों तक गहरी दलदली मिट्टी में नंगे पैर खेला जाता था। भारी सा फुटबॉल बहुत फिसलता था और नंगे पैर से उसे किक मारना मुश्किल होता था। बाजार के लड़के नंगे पैर इसलिए खेलते थे क्योंकि अव्वल तो मानसून फुटबॉल में जूते बड़े दुखदाई लगते थे और उन्हें खरीद पाना ही बड़ी बात थी। लेकिन बारिश सृष्टि के लिए सिर्फ कुछ समय की खुशियां लेकर आई थी। जिस तरह शुरुआती झड़ी बाद की बारिश के मुकाबले ज्यादा जोरदार और ताजगी भरी लगी थी, अब तो रोज ही बारिश डॉट 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 लिखा नहीं कि अब तो रोज ही बारिश होने लगी थी। बारिश के मौसम में सीलन, फफूंदी और उसमें से बारिश के मौसम में सीलन, फफूंदी और उमस से बुरा कुछ नहीं हो सकता, जो कि भाप छोड़ती जमीन को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। अगर सोमी या किशन साथ होते तो शायद रस्सी भी मौसम का मजा लेता, और अगर रणबीर साथ होता तो मजे के लिए कुछ जोखिम भी उठाए जा सकते थे। लेकिन अकेले में सिर्फ उब हाथ लगती थी। पूरा 1 घंटा वह दरवाजे के बाहर परनाले से बूंद बूंद पानी टपकता देखता रहा। सोचता रहा, मेरी जगह कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूं, आगे चलकर मेरा क्या होगा। उसने तय कर लिया था कि उसे देहरा छोड़ना है। उसे ऐसे माहौल से बाहर निकलना है जहां हालात बड़ी मुश्किल से बदलते हैं और उनसे समझौता कर लेना लोगों की फितरत में है। मुझे जाना है, उसने खुद पर दबाव बनाने के लिए मन ही मन कहा। मैं नहीं चाहता कि जाते मौसम में आम की तरह झड़ूं, आम की तरह सड़ूं, या दिन के आखिर में सूरज की तरह थक जाऊं। मैं माली, खानसामा या भिष्टी की तरह रोज वही काम करके नहीं जी सकता। मुझे आज में दिलचस्पी नहीं है, मुझे कल चाहिए। इस छोटे से कमरे में छिपकलियों के परिवार के साथ मैं सारी उम्र नहीं बिता सकता, और नहीं हमेशा इस तरह दूसरों के घर में अपने, ठीक है, यानी कि इस तरह दूसरों के घर में अपने घर के बिना रह सकता हूं। मुझे इन सब से खुद को अलग करना है। एक सेकंड इस पर, ठीक है, क्या लिखा है आगे, एक बार फिर से इस सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं। इस छोटे से कमरे में छिपकलियों के परिवार के साथ में सारी उम्र नहीं बिता सकता, और नहीं हमेशा इस तरह दूसरों के घर में अपने घर के बिना रह सकता हूं। मुझे इन सब से खुद को अलग करना है। या तो मैं कुछ बन जाऊं और या मैं कुछ भी न रहूं।
लेकिन मुझे किसी की भी तरह नहीं बनना है। उसने तय किया कि वह दिल्ली जाकर यूनाइटेड किंगडम के हाई कमिश्नर से मिलेगा, जो उसे अपने खर्चे से इंग्लैंड भेजने में जरूर मदद करेंगे। इसके बारे में उसने सोमी को खत में भी लिखा था, यानी कि इसके बारे में उसने सोमी को खत में भी लिखा। दिल्ली के रास्ते में हरिद्वार पड़ेगा, जहां वह किशन से मिलेगा। उसकी मौसी का पता है उसके पास। रात को उसकी नींद कई बार टूटी। जब जागता, सोचता और आने वाले वक्त के बारे में फिक्र करता, वह सीढ़ियों के साथ बहने वाले नाली में विचरने वाले मेंढक का जिंदा दिल से भरा गीत सुनता, या फिर सियार की रोंगटे खड़े करने वाली पुकार। सवाल उसके दिमाग में सिर उठाते थे। प्यार करने और छोड़कर जाने और जीने मरने से जुड़े परेशान करने वाले सवाल, तमाम सारे सवाल जो उसकी नींद को घेर कर बैठ जाते थे। लेकिन देहरा छोड़ने से पहले वाली रात मेंढक की टर टर या सियार की पुकार ने उसे नहीं जगाए रखा, और न ही लगातार परेशान करने वाले सवालों ने, बल्कि इस एहसास ने उसे जगाए रखा कि वक्त एक नया मोड़ लेने वाला है और कोई चीज अपने अंजाम पर पहुंचने वाली है। सो अभी रिस्पेक्टेड टीचर्स हम लोग कवर करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे मैदान में। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, चैप्टर नंबर 19 भी हो गया है हमारा समाप्त। ब्रेक हमने ले लिया है और अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 20 की तरफ, ठीक है। सो डाकिया सोमी का खत लेकर आया। प्यारे रस्टी, सबसे अच्छे पसंदीदा दोस्त, कभी तीसरे दर्जे के कंपार्टमेंट में सफर मत करना। अमृतसर जाते हुए डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि सारे रास्ते मुझे खड़े खड़े सोना पड़ा। मैं बसंत में देहरा वापस आ जाऊंगा ताकि तुम्हें रणबीर के साथ होली खेलते देख सकूं। मुझे पता है कि तुम्हारा मन कर रहा है कि हिंदुस्तान छोड़कर इंग्लैंड भाग जाओ, लेकिन मुझसे मिलने तक ठहरना, ठीक है। तुम इस बात से डरते हो कि कहीं बिना कुछ कहे किए न मर जाओ। तुम मरने से डरते हो रस्टी, लेकिन अभी तो तुमने ठीक से जीना शुरू भी नहीं किया। मुझे पता है कि तुम देहरा में खुश नहीं हो और तुम अकेला भी महसूस कर रहे होंगे, इसलिए लेकिन थोड़ा इंतजार करो, हौसला रखो। बुरे दिन बीत जाएंगे। हमें पता नहीं होता कि हम क्यों जी रहे हैं। पता लगाने की कोशिश करना भी बेकार है, लेकिन हमें जीना पड़ता है रस्टी, क्योंकि हम वास्तव में जीना चाहते हैं। कहाँ गए हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। और जब तक हम जीना चाहते हैं, हमें जीने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढना पड़ता है, बल्कि मरने के लिए भी बहाना ढूंढना पड़ता है। माँ ठीक है और तुम्हें दुआएं भेज रही हैं। कुछ चाहिए तो मुझे बताना, सोमी। चलो आगे चलते हैं। रस्टी ने खत को होशियारी से मोड़कर अपनी कमीज की जेब में रख लिया। वह इसे हमेशा के लिए रखना चाहता था। वह सोमी के आने का इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन उसे मालूम था कि उनकी दोस्ती सारी जिंदगी चलेगी और इस दोस्ती की खूबसूरती हमेशा उसके साथ रहेगी। रस्टी की जिंदगी में तिरछी सी पगड़ी बांधकर चप्पलें फटकारते हुए सोमी की आवाजाही हमेशा जारी रहेगी। रस्टी के पास न तो कोई संदूक था और न ही बिस्तर बंद जो उसे तैयार करना था। उसके पास कुछ भी तो नहीं था। कपड़े थे जो वह पहने रहता था, वह भी सोमी के थे, और करीब 50 रुपए थे, जिसके लिए उसे किशन का शुक्रगुजार होना चाहिए था। उसने सफर के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। वह बिना किसी झंझट झमेले के चला जाएगा। क्या अहमियत है उसकी, कौन जानता है उसे। स्टेशन जाने से घंटा भर पहले वह आराम करने के लिए लेट गया। उसने छत की तरफ देखा, जहां छिपकलियां धमाचौकड़ी मचाई थी। देखो कैसी बेदर्द है। वह जा रहा है घर से और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए हर कोई एक जैसा है। और गंजी में ना कभी खिड़की पर आकर फुदकती है, कभी चली जाती है। ये लड़ना नहीं छोड़ेगी, चाहे और पंख खो दे। इसी तरह आम के पेड़, कोवे और गिलहरी, ये सब रस्टी को उनकी याद आएगी, लेकिन वह रस्टी के बारे में कुछ नहीं सोचेंगी। जब रस्टी कमरे से चला, उस वक्त पानी की टंकी पर लोग काम काज कर रहे थे। औरतें कपड़े पत्थर पर पटक पटक कर धो रही थी और उनकी पायल खनक रही थी। रस्टी से टंकी पर मौजूद लोगों से अलविदा नहीं कहा गया, इसलिए उसने अपना दरवाजा बंद नहीं किया, वरना लोग समझ जाते कि वह जा रहा है। वह सीढ़ियों से उतरा। 22 सीढ़ियां उसने आखिरी बार गिनी।
उतर के नाली पार की और धीरे धीरे बजरी वाली पगडंडी पर चलता रहा जब तक कि अहाते से बाहर नहीं निकल गया। उसने मैदान पार किया जहां पढ़ने वाले बच्चों का एक दल क्रिकेट खेल रहा था, जबकि दूसरे दल के लोग कुश्ती लड़ रहे थे। कुछ लोग बच्चों को उनकी गाड़ियों में घुमाने लाए थे और लड़कियां गपशप करके सुबह का वक्त बिता रही थी। रस्टी को मैदान में अपनी पहली रात याद आ गई, जब वह घबराया, भीगा और अकेला था। और अब हालांकि मैदान में अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन रस्टी अब भी वही अकेलापन, खुद को दूसरों से अलग थलग महसूस कर रहा था। वह दिल पर पत्थर रखकर बाजार में गया। चाट की दुकान से मसालों की और तलने की वही जानी पहचानी महक आ रही थी। बच्चे उससे टकरा रहे थे, गाय रास्ता रोके खड़ी थी और उसे पता था कि यह सब ऐसा ही रहता है, लेकिन आज इन पर उसका ध्यान गया था। ऐसा लग रहा था कि वह सब उसे रोक रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़े, कदम पीछे नहीं हटा सकता था। आगे क्या होगा यह सोचकर उसे डर लगता था। अनजान से उसे डर लगता था, लेकिन आगे को चलना पीछे चलने के मुकाबले आसान होता है। खिलौने वाला भीड़ में से अपने लिए जगह बनाता बढ़ रहा था, जबकि बच्चे उस पर लदे जा रहे थे। रस्सी ने जेब में हाथ डाला तो 2 आने का सिक्का हाथ लगा। उधर उसकी नजरें खिलौने वाले के डंडे पर सजी लाल पंखों की कलगी पर पड़ चुकी थी, और जिसे उसने खरीदने का फैसला कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि सौदा होता, किसी ने उसकी कमीज की बाह पकड़कर खींचा। छोटे साहब करता सफाई वाला लड़का था जो हैरिसन साहब के यहाँ काम करता था। रस्टी उसका घुटा हुआ सिर और सफेद चमकते दांतों से देखते ही पहचान गया। वह उसे नजरअंदाज कर देना चाहता था, सफाई वाले लड़के से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह उसके बीते हुए कल से जुड़ा था, जिससे कि वह दूर हो चुका था लेकिन बेहद करीब भी था। लेकिन उसके हाथ जब फिर से रस्टी की बाजू पर आए तो रस्टी को शर्मिंदगी महसूस हुई और खुद पर इस बात के लिए गुस्सा भी आया कि वह किसी ऐसे शख्स को नजरअंदाज करने की कोशिश कैसे कर सकता था जिसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और जिसने पूरा अपनापन निभाया था। रस्टी ने यह भी सोचा कि वह अब साहब तो है भी नहीं, कोई उसका नौकर नहीं है। यानी कि रस्टी ने यह भी सोचा कि वह अब साहब तो है भी नहीं, कोई उसका नौकर नहीं है। इसके अलावा वह तो हिंदुस्तानी भी नहीं है, उसकी कोई जात नहीं है और वह किसी को अछूत नहीं कह सकता। तुम काम पर नहीं हो? रस्टी ने पूछा। कोई काम नहीं है, सफाई वाले लड़के ने दांत दिखाते हुए कहा, चेहरे की गहरी रंगत में चमकते दांत। हैरिसन साहब का क्या हाल है? एक सेकंड, टर्न करते हैं पेज। चले गए। अरे बाप रे, चले गए? रस्टी को इस बात पर ताज्जुब ना होने पर हैरानी थी। कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन अच्छा हुआ चले गए। जाने से पहले उन्होंने मुझे नौकरी से निकाला। बरामदे में मुझसे थोड़ा सा पानी गिर गया था और साहब ने अपने हाथ से मेरे सिर पर मारा, चट से। मैंने कहा, साहब आप बेरहम हैं और कहते हैं कि जानवरों के साथ बेरहमी नहीं करते। फिर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाला और बताया कि वह जा रहे हैं। 2 दिन की तनख्वाह का नुकसान हुआ। रस्टी को एक तरफ तसल्ली हुई तो दूसरी तरफ आने वाले वक्त का अता पता न होने की फिक्र। दोनों एक ही बात को लेकर कि अब कभी उसकी वापसी नहीं हो सकती, वह चाहे या ना चाहे वह अपने पुराने घर नहीं लौट सकता। बाकी लोग कैसे हैं? रस्टी ने पूछा। वे अभी हैं। पादरी की बीवी अच्छी महिला है, उन्होंने चलते समय मुझे 5 रुपए दिए। और तुम क्या कर रहे हो? सफाई वाला लड़का फिर दांत दिखाकर हंस दिया। काम खत्म। रस्टी की हिम्मत नहीं हुई कि सफाई वाले लड़के को पैसे दे, जबकि अगर वह देता तो लड़का शायद ले लेता, लेकिन उसे सफाई वाले लड़के में ऊंचे दर्जे के इंसान वाले गुण दिखाई दिए और वह उसे कुछ देकर उसका अनादर नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। यह कहते हुए रस्टी ने उसे बताया कि वह कहाँ रहता है। वह भूल गया कि वह तो खुद ही स्टेशन जा रहा था। एक सेकेंड, चेक करके आता हूं। एक सेकेंड वेट करिए आप लोग। ठीक है, क्या है ना, अभी आज कोई है नहीं ऑफिस में, मैं अकेला ही हूं तो थोड़ा देखना पड़ रहा है। एनीवे, कहाँ थे हम लोग? हम्म मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। यह कहते हुए रस्टी ने उसे बताया कि वह कहाँ रहता है।
वह भूल गया था कि वह तो खुद ही स्टेशन जा रहा है, शहर से दूर जाने का टिकट कटाने। शायद सफाई वाले लड़के को अंदर ही अंदर रस्टी के जाने का एहसास था, तभी उसने झट से सिर तो हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा नाम को नहीं नजर आया। और रस्टी के पास से चले जाने पर और रस्टी के पास से चले जाने के बाद भी वह सिर हिलाए जा रहा था, पता नहीं क्यों और किसके लिए। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुली सामान की धुलाई कर रहे थे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुली जो है सामान की धुलाई कर रहे थे, ठेल रहे थे, जूझ रहे थे और न जाने क्या क्या बोल रहे थे। भारी संदूक आसानी से उठा ले रहे थे वह। हाँ, चीजें बेचने वाले गाड़ियों में अपना माल लादे प्लेटफॉर्म से एक सिरे से दूसरे सिरे पर फेरियां लगा रहे थे। सोडा वाटर, संतरे, पान, हलवाई की मिठाई, खुले माल पर झुंड की झुंड मक्खियां भिनभिना रही थी और कांच की पेटियों के इर्द गिर्द जमा थी। मौका मिलने पर कहीं भी मुंह मारने को तैयार बिना मालिक के भूखे आवारा कुत्ते प्लेटफॉर्म और पटरियों के पर घूमते खाने की चीजों को ढूंढ रहे थे। सोमी की सलाह को नकारते हुए रस्टी ने तीसरे दर्जे का टिकट ले लिया और एक खाली कंपार्टमेंट में घुस गया। गार्ड ने सीटी बजाई, लेकिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग अपने काम करते रहे, शायद यह सोचकर कि ट्रेन तो अभी कम से कम 10 मिनट और नहीं चलेगी। हरिद्वार मेल वैसे भी वक्त पर न चलने के लिए बदनाम थी। रस्टी कंपार्टमेंट में अकेला तब तक अकेला था जब तक कि एक मोटी औरत शिकायती अंदाज में लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाती हुई दरवाजे से अंदर घुसी और एक पूरी बर्थ पर पसर गई। जाहिर है वह चाहती थी कि दूसरी सवारियां उस बर्थ से दूर रहें। चांद जैसे गोल मटोल चेहरे पर जड़ी छोटी छोटी मनके जैसी आंखें रस्टी को जानने की नीयत से ताक तो रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिलती वह झटपट इधर उधर देखने लगती। और लोग अंदर आए तो फिर लोगों के आने का सिलसिला चल पड़ा, क्योंकि अब गार्ड दूसरी बार सीटी बजा चुका था। गोदी में बच्चा लिए कम उम्र की महिला, वर्दी में एक फौजी, कोई 12 साल का लड़का, ये सारे गरीब लोग थे। उस मोटी औरत को छोड़कर, जो जाहिर है तीसरे दर्जे में सिर्फ पैसे बचाने के लिए सफर कर रही थी। गार्ड की सीटी फिर बजी, लेकिन ट्रेन ने अब भी चलने से इनकार कर दिया। यह लाजमी था, क्योंकि ट्रेन हरिद्वार मेल जो थी। कोई भी हरिद्वार मेल के वक्त से चलने के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि अपने पूरे इतिहास में वह कभी वक्त से नहीं चली, अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं चली, और अगर अब चलती तो परंपरा को ठेस पहुंचती। बड़ा प्यारा कटाक्ष किया गया है। परंपराओं को तो सभी निभाना चाहते हैं, इसलिए हरिद्वार मेल को वक्त से आने और रवाना होने की मनाही थी। लोगों को यह डर तो था कि कहीं कोई कम उम्र का बेवकूफ इसके वक्त में फेरबदल ना कर दे। जरा सोचिए, अगर कभी ट्रेन वक्त पर चल पड़ती तो रेलवे का सारा कामकाज का ढंग ही बिगड़ जाता, क्योंकि जाहिर है बाकी ट्रेन तो हरिद्वार मेल के हिसाब से ही चलती थी। इसलिए गार्ड ने 1 मिनट लिखा है, बाकी ट्रेन तो हरिद्वार मेल के हिसाब से ही चलती थी ना। इसलिए गार्ड सीटी बजा बजा कर अपना काम करता रहा और फेरी वाले खिड़कियों में सिर घुसा घुसा कर संतरे, अखबार, सोडा वाटर और न जाने क्या क्या बेचते रहे। सोडा वाटर, मोटी औरत ने नाक भी सिकोड़ते हुए उसकी नकल की। किसी को नहीं चाहिए सोडा वाटर, हमारे ये किसान भाई हैं, हमारे किसान भाई है ना, इनके पास बिल्कुल साफ और ठंडे पानी से भरी सुराही है। हम में से किसी को प्यास लगेगी तो क्या ये हमें पानी पीने को नहीं देंगे? पान वाले, अरे कोई उसे बुलाओ, देखो जरा हमारी खिड़की पर रुक भी नहीं रहा। गार्ड ने फिर सीटी बजाई और ट्रेन चल पड़ी। हरिद्वार मेल अपनी परंपरा को निभाते हुए देहरादून से पूरे आधे घंटे देर से रवाना हुई। क्योंकि रस्टी हमेशा के लिए देहरादून से जा रहा था, वह जो कुछ देख रहा था या सुन रहा था उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था। जिन चीजों को आमतौर पर वह नजर उठाकर देखता भी नहीं था, उनकी बिल्कुल साफ साफ तस्वीर उसके जहन में दर्ज हो रही थी। ट्रेन के स्टेशन छोड़ते वक्त कुलियों के हाव भाव, केले का छिलका चाटता कुत्ता, बंडलों के ढेर पर अकेले बैठकर फूट फूट कर रोता नंगा बच्चा, प्लेटफॉर्म, फल वाले, इश्तिहार वाले, सब पीछे छूटते गए। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और बोगियां शोर करने लगी, चरमराने लगी और जोर जोर से हिलने लगी। लेकिन स्टेशन और शहर पीछे छूटने के साथ पहिए
अपनी लय में ढल गए और पटरियों के साथ मिलकर अपना गीत गाने लगे। उदासी भरा गीत था वह, लगातार भाग्य भरोसे चलने वाला गीत। एक जिंदगी खत्म होने को थी। महीनों पहले एक सवेरे रस्टी ने जंगल से आती ढोल की थाप सुनी थी, ढम ढप, और उस सुबह के सन्नाटे में वह उसके लिए एक पैगाम बनकर आई, एक ऐसी ताकत बनकर आई जो रोके नहीं रुकी। वह अपनी जड़ों से कट गया, उसे फिर रोपा गया, फिर पनप गया, जिंदगी पनप गया, ओके ठीक है, नई जिंदगी मिली, बड़ी तेजी से बढ़वार हुई, लेकिन बिना जड़ों के, और आखिरकार वह मुरझा गया। और अब वह एक बार फिर भाग खड़ा हुआ है, इस बार किसी ढोल की थाप के बुलावे पर नहीं, बल्कि हिचकोले खाती ट्रेन की चाल पर, जो उसे देहरा से दूर लिए जा रही थी, हिंदुस्तान से दूर लिए जा रही थी, सोमी से, चाट की दुकान से और बाजार से दूर लिए जा रही थी। लेकिन उसे मालूम नहीं क्यों, सिवा इसके कि वह अकेला और भटका हुआ है, थका हुआ है, और उम्र दराज भी, कहने को यही कोई 17 साल का, लेकिन उम्र दराज। रस्टी के बगल में बैठा बच्चा उसके आगे खिड़की पर बैठकर टेलीफोन के खंभे गिन रहा था। कुछ देर बाद ऐसा लगने लगता कि ट्रेन अपनी जगह है और खंभे दनादन पीछे को भागे जा रहे हैं। बस बॉगी के हिचकोले खाने से गाड़ी के चलने का पता लग रहा था। अपनी धुन में आगे बढ़ती ट्रेन जंगलों के बीच से गुजरती आगे बढ़ती जा रही थी। कभी कभी अचानक बच्चा जोश में आकर हाथ के इशारे से हिरन दिखाता, कभी दमदार सांबर तो कभी नाजुक चीतल, कहीं बंदर पेड़ों पर खौखियाते दिखाई देते तो कहीं ट्रेन की पटरी के साथ छलांगे लगाते। अपने बच्चों को छाती से चिपकाए माए। जंगल इतना घना था कि ठीक से आसमान नहीं नजर आता था। आधे घंटे तक ऐसा ही रहा। फिर ट्रेन खुले मैदानी इलाके में आ गई। बॉगी की खिड़कियों से सीधी धूप अंदर आने लगी। रास्ते के नज़ारे में बदलाव आया। जंगल के आगे का रास्ता खेतों के बीच से होकर जाता था, मकई और गन्ने के खेत, फिर मिट्टी के मकानों और झोपड़ियों के गांव, खेत की जुताई में लगे बैलों की जोड़ी। अपने पीछे बल खाता धुआं छोड़ती ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी। गांव के बच्चे नंगे और मटमैले घरों से निकलकर ट्रेन को देखकर खुशी से हाथ हिला हिलाकर पता नहीं क्या क्या चिल्लाते थे, और रस्टी के साथ बैठा बच्चा भी जवाब में हाथ हिलाकर शोर मचाता। और फिर गाड़ी में सफर कर रहे दूसरे मुसाफिरों को देखता अपनी खुशी से चमकती आंखों से। बच्चा इधर उधर की तमाम चीजों के बारे में पटर पटर बोल रहा था, और दूसरे उसे एहसास करा रहे थे कि वह सचमुच उसकी बातों को सुन और समझ रहे हैं। किसान सीधे साधे तरीके से सचमुच बच्चे की बातों में दिलचस्पी ले रहा था, और फौजी उसका मन रखने के लिए कम उम्र वाली वह औरत और फौजी उसका मन रखने के लिए, ठीक है, कम उम्र वाली वह औरत और उसका बच्चा दोनों सो गए थे। रस्टी को भी नींद आ रही थी और बच्चे की बातें ध्यान से नहीं सुन पा रहा था। ऊँघते हुए उसे किशन की याद आ गई। किशन होता तो इस बच्चे के साथ कितना खुश होता। फिर रस्टी को नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली, ट्रेन हरिद्वार के नजदीक पहुंच रही थी। वह करीब घंटा भर सोया था, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे 5 मिनट सोया हो। उसका गला सूख रहा था, हालांकि उसकी कमीज पसीने से भीग रही थी, लेकिन उसे एक कपकपी सी छूट रही थी। हाथों में थरथराहट थी, जिसे रोकने के लिए उसे मुट्ठी बांधनी पड़ी। दिन के 12 बजे ट्रेन हरिद्वार स्टेशन पर पहुंची और सवारियों को उतारा। मोटी औरत ने सबसे पहले उतरने के इरादे से दरवाजे पर खड़े होकर रास्ता जाम कर दिया था, लेकिन रस्टी और फौजी ने खिड़की से उतरकर उसे पीछे छोड़ दिया। स्टेशन से बाहर निकलकर रस्टी ने कुछ राहत तो महसूस की, लेकिन वह समझ गया था कि उसे बुखार है। वह यह सोचता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि किशन की मौसी के घर उसे खाने और आराम करने को मिल जाएगा। ट्रेन के हिचकोले अभी बंद नहीं हुए थे, और पहियों और पटरियों की जुगलबंदी उसके दिमाग में अब भी जारी थी, और रात को उसे दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, चैप्टर नंबर 20 होता है हमारा समाप्त। चैप्टर नंबर 21 की तरफ जाते हैं हम लोग। घर पहाड़ी के ऊपर था और सड़क से रस्टी को नीचे नदी बहती दिख रही थी। उसके किनारे पर मंदिर और नदी की धारा तक जाती चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां पर आते जाते सैकड़ों लोग।
पवित्र नदी और उसके किनारे पर पवित्र तीर्थ नगरी हरिद्वार। रस्टी ने दरवाजा खटखटाया तो फर्श पर किसी ने नंगे पैर चलने की आवाज आई। एक महिला ने दरवाजा खोला, लेकिन वह रस्टी को नहीं जानती थी और वह भौचक्के से एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखते रहे। ओ नमस्ते जी, रस्टी कपकपाया सक पकाया सॉरी। क्या कपूर साहब या उनकी बहन यहाँ रहते हैं? दरवाजा खोलने वाली उस महिला ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया और लड़के को निर्लिप्त भाव से देखते हुए यह समझाने की कोशिश करती रही कि यह जानने के लिए उसका मकसद और नीयत क्या हो सकती है। वह सादे से लेकिन अच्छे कपड़े पहने सभ्य सुशील लग रही थी और रस्टी को विश्वास हो गया कि उसके जांच पड़ताल करने के रवैये के पीछे उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा के सिवा और कुछ नहीं था। आप कौन हैं? उसने तमीज से पूछा। मैं उनका जानने वाला हूं, देहरा से। मैं हिंदुस्तान से जा रहा हूं और जाने से पहले कपूर साहब और उनके बेटे से मिलना चाहता हूं। क्या वह यही हैं? सिर्फ कपूर साहब यहाँ हैं, वह बोली। आप अंदर आइए। रस्टी सोचने लगा कि किशन और उसकी मौसी कहाँ होंगे, लेकिन वह इस अजनबी महिला से नहीं पूछना चाहता था। उसकी मौजूदगी में रस्टी को कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह घर उसी का है। तेज धूप से सीधे बाहर वाले कमरे में आने की वजह से अंदर कम रोशनी में रस्टी को कुछ भी देखने में कुछ समय लगा, लेकिन चंद पलों में उसे गद्दीदार आराम कुर्सी में बैठे कपूर साहब नजर आ गए। हेलो मिस्टर रस्टी, वह बोले। आपको देखकर अच्छा लगा। मेज पर विस्की का गिलास था, लेकिन कपूर साहब नशे में धुत नहीं थे। उनकी दाढ़ी बड़ी बनी हुई थी, उन्होंने सलीके से कपड़े पहने हुए थे और रस्टी ने जब उन्हें पिछली बार देखा था उसके मुकाबले वह अपनी उम्र से कहीं कम के लग रहे थे, लेकिन किसी बात की कमी लग रही थी। उनका हंसमुख अंदाज और दोस्ताना रवैया गायब था। ये कपूर साहब की बड़ी हुई दाढ़ी और हरे लबादे वाले कपूर साहब से अलग थे। हेलो कपूर साहब, रस्टी बोला। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। बैठो तो प्लीज। क्या एक ड्रिंक लोगे? जी नहीं शुक्रिया। मैं इंग्लैंड जाने से पहले आपसे और किशन से एक बार मिलना चाहता था। आपने मेरी बड़ी मदद की थी। अरे इसमें क्या है, ये तो चलता ही है। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्या बताऊं, किशन यहाँ नहीं है। वैसे तुम्हें मिलवाया नहीं, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला था मिस्टर रस्टी, वह मेरी पत्नी है। मैंने मीना की मौत के बाद जल्दी ही दोबारा शादी कर ली। इंस्पेक्टर टीचर्स क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ध्यान रखना। मीना की मौत के बाद में कपूर साहब ने शादी कर ली थी। रस्टी ने नई मिसेज कपूर की तरफ हैरत भरी नजरों से देखा और धीरे से उन्हें नमस्कार किया। किसी के लिए अपनी बीवी के मरने के बाद जल्दी ही दूसरी शादी कर लेना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ, इस बात पर नाराजगी के साथ रस्टी के दिल को गहरी ठेस लगी थी। मुश्किल 1 महीना ही तो हुआ था और यहाँ ये कपूर दूसरी बीवी के साथ ... लिखा है। रस्टी जो है याद करने लगा था कि यही वह आदमी था, ये कमजोर सा नशेड़ी, ये अपनी तानने वाला खुदगर्ज, जिसके लिए मीना ने अपनी जिंदगी लगा दी। सारी जिंदगी पूरी ईमानदारी से बिना किसी स्वार्थ के उसने इसका साथ दिया, जबकि वह इसे छोड़कर जा सकती थी, क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी, न प्यार रह गया था और न ही अपनी नजरों में खुद की कोई इज्जत बची थी। अगर तब वह इसे छोड़ देती तो वह जिंदा होती और ये मर चुका होता। रस्टी को नई मिसेज कपूर में कतई दिलचस्पी नहीं थी और कपूर के लिए अब उसके मन में भी जरा इज्जत नहीं बची थी। मिस्टर रस्टी हमारे परिवार के अच्छे दोस्त हैं, कपूर ने कहा। देहरा में इन्होंने किशन की बड़ी मदद की थी। मीना की मौत कैसे हुई? रस्टी ने पूछा। अंदर ही अंदर वह कपूर को ठेस पहुंचाना चाहता था, अगर उसे ठेस लगती हो तो। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा, हमारे साथ हादसा हो गया था। अब उन बातों को छोड़ दें मिस्टर रस्टी, लेकिन गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था ना, है ना? कपूर ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना गिलास उठाया और उसमें एक घूंट भरा, फिर कहा, हाँ बिल्कुल। कैसे हुआ ये सब? मेहरबानी करके मिस्टर रस्टी, मैं वो सब बयान नहीं करना चाहता। हम बहुत तेज जा रहे थे कि कार सड़क छोड़कर एक पेड़ से टकरा गई। मैं सब कुछ पूरा नहीं बता सकता मिस्टर रस्टी। नहीं बिल्कुल नहीं, रस्टी बोला। चलिए, मैं खुश हूं कि आपको कुछ नहीं हुआ। ये भी अच्छी बात है कि आपने अपने गम पर काबू पा लिया और नई जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन आपकी जैसी हिम्मत मुझ में नहीं है। मीना बहुत अच्छी थी और मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि वह मर चुकी है। हमें जीना तो पड़ता ही है। बिल्कुल। और किशन कैसा है? मैं उससे भी मिलना चाहूंगा। वह अपनी मौसी के साथ लखनऊ में है, उसका मन उन्हीं के साथ रहने का था, कपूर साहब बोले।
इतनी देर चुप रहने के बाद अब मिसेस कपूर बोल पड़ी, इन्हें सच सच क्यों नहीं बता देते? छुपा के क्या रखना? तुम ही बता दो। कपूर साहब ने उन्हीं पर डाल दिया। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? रस्टी ने सवाल किया। वह घर से भाग गया। जैसे ही उसकी मौसी यहां से रवाना हुई वह भाग गया। हमने उसे वापस घर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इसलिए अब हमने कोशिश करनी ही बंद कर दी। लेकिन वह हरिद्वार में ही है। हम उसके बारे में अक्सर सुनते रहते हैं। कहा जाता है कि नदी के दोनों तरफ, यानी कि नदी के दोनों तरफ उसके जैसा शातिर चोर दूसरा नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि वो चोर बन गया है, जैसा कि अभी तक बताया गया है। मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मुझे नहीं पता। पुलिस को भी उसकी तलाश है। वह दूसरों के लिए चोरियां करता है और वह उसे पैसा देते हैं। बड़ों के मुकाबले एक लड़के के लिए चोरी करना आसान है, और वह तो बड़ा माहिर हो गया। इसलिए बहुत लोग उससे काम करवाना चाहते हैं, और मुझे तो यकीन है कि वह हमारे यहाँ चोरी करने से भी नहीं हिचकेगा। लेकिन आपको कुछ तो पता होगा कि वह मुझे कहाँ मिल सकता है। रस्टी उनसे जानने के लिए अड़ गया था। कुछ तो अंदाजा होगा आपको। उसे गंगा किनारे के इलाकों और बाजारों में देखा गया है। मुझे नहीं पता कि वह रहता कहाँ है। वैसे तो वैसे ये तो किसी को नहीं पता। वह किसी से बात नहीं करता और सबसे दूर भागता है। तुम्हें उससे मिलकर क्या करना है? अरे, वह मेरा दोस्त है, रस्सी ने तपाक से जवाब दिया। वह तुम्हें भी लूट लेगा। मेरे पास जो भी रकम है उसी की दी हुई है। रस्सी चलने के लिए खड़ा हो गया। वह थका था, लेकिन वह इस अजनबी घर में और नहीं रुकना चाहता था। तुम थके हो, मिसेस कपूर बोली। थोड़ा आराम करते और हमारे साथ खाना खाते। नहीं, समय नहीं है, रस्सी ने चलते चलते जवाब दे दिया। और चैप्टर नंबर 21 होता है रिस्पेक्टेड टीचर्स हमारा समाप्त। अब आते हैं चैप्टर नंबर 22, जो कि सेकेंड लास्ट है। लास्ट नहीं है। बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आज हम पूरा प्रयास करें कि इस पोथी को खत्म कर ही दें। चैप्टर नंबर 22 यहां से शुरू होता है रिस्पेक्टेड टीचर्स। पहाड़ी से नीचे उतरते हुए रस्टी की सारी उम्मीदें रफू चक्कर हो चुकी थी, और उसे कमजोरी और थकान महसूस हो रही थी। वह ठीक ठीक सोच नहीं पा रहा था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और मिसेस कपूर की मेहमान नवाजी के लिए मना करने पर अब वह पछता रहा था। वह भूखा और प्यासा था, और यह सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि किशन का क्या हुआ होगा और क्या हो सकता है। डगमगाता हुआ वह घाट की चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां उतरने लगा। धूप में तेजी थी, और सीढ़ियों से टकराती किरणें नदी के किनार बने सफेद मंदिर पर झिलमिल कर रही थी। उसने मंदिर का अहाता पार किया और ऐन पानी के किनारे पर आ पहुंचा। पेट के बल लेटकर उसने पवित्र जल से प्यास बुझाई। फिर उसने अपने कमीज और सैंडल उतारे और पानी में उतर गया। हर तरफ लोग ही लोग थे। मर्द और औरतें सब सूरज की तरफ मुंह करके पूजा कर रहे थे। उनके आसपास बड़ी बड़ी मछलियां बेखौफ तैर रही थीं, क्योंकि उन्हें गंगा की पवित्र धारा में सताए जाने का कोई डर नहीं था। जबकि ओके, रस्टी जब नहा धोकर, ठीक है, ओके, गंगा की पवित्र धारा में, ठीक है। रस्टी जब नहा धोकर तरोताजा हो गया तो घाट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, लेकिन वहां से उसके सैंडल और कमीज गायब हो चुके थे। छड़ी के सहारे खड़े एक भिखारी, अपने बदन पर तेल मालिश करते एक जवान, और एक बेकार पड़ी टोकरी में मुंह डालती एक गाय के अलावा आसपास कोई और नहीं था। और इन तीनों में से शक की सुई सबसे पहले गाय पर जाती थी। शायद वही सैंडल खा गई होगी। लेकिन रस्टी को अब अपनी चीजों की परवाह नहीं थी। एक सेकंड, ठीक है। हाँ, लेकिन रस्टी को अब अपनी चीजों की परवाह नहीं थी। उसके पैसे अंटी में छिपे चमड़े के बटुए में थे, और जब तक नाड़ा बंधा था तब तक उसके पैसे और पजामा दोनों उसके साथ थे। उसने अपना भीगा पजामा जांघों तक मोड़ लिया, और किसी चीज को ध्यान से देखे बिना सिर्फ आगे को ताकते हुए सामने पड़ने वाले भिखारियों के कटोरों को नजरअंदाज करते हुए उसने सीढ़ियों के ऊपर उनकी पूरी लंबाई में फैले अहाते को पार किया। बच्चे एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे। खोमचे वाले सिर पर फल और चाट की झल्लियां लिए तेज आवाजें लगाते घूम रहे थे, और गायें जिधर मर्जी आए उधर घुसी जा रही थी। पहाड़ी की तरफ से आने वाले रास्ते से नदी तक सीढ़ियां ही सीढ़ियां थी।
मंदिर से नीचे तक साफ सुथरी सीढ़ियाँ, बाजार से आने वाले रास्ते में घुमावदार सीढ़ियाँ, और पहाड़ी से बाजार के बीच नदी के साथ मंदिरों के इर्द गिर्द गलियों का पूरा जाल सा फैला हुआ था। ये गलियां कभी कहीं मिल जाती तो कभी कहीं बिछुड़ जाती। नंगे पैर, फटे हाल, कमजोर सा लेकिन खुद पर भरोसे से भरा किशन गली की दीवार के सहारे खड़ा रस्टी को घाट के साथ एक तरफ जाते हुए देख रहा था। तो अब यहां ध्यान रखना रिस्पेक्टेड टीचर्स, एंट्री होती है, नंगे पैर, फटे हाल, कमजोर सा लेकिन खुद पर भरोसे से भरा किशन गली की दीवार के सहारे खड़ा रस्टी को घाट के साथ साथ एक तरफ जाते हुए देख रहा था। वह रस्टी को जोर से आवाज देना चाहता था, दौड़कर उसके गले लग जाना चाहता था, लेकिन वह यह सब नहीं कर सकता था। उसे अपने दोस्त की यहाँ आने की वजह नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन वह उसके सामने आने से इसलिए डर रहा था कि कहीं यह उसे पकड़ने की चाल का हिस्सा ना हो। उसे पक्का मालूम था कि जिसे वह देख रहा है वह रस्टी ही है, क्योंकि वैसे भूरे बाल और नीली आंखों वाला और कौन हो सकता है, और कौन हो सकता था जो हरिद्वार में आधे अधूरे कपड़े पहने घूमता। वह रस्टी ही था। लेकिन क्यों? क्या वह किसी दिक्कत में फंस गया था या बीमार था? आखिर क्यों घूम रहा था वहां? क्यों? डॉट 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 लिखा है ना, कि वो चीजें प्रश्न में चलते रहे उसके मन में। रस्टी ने गली में किशन को देख लिया। वह इतनी कमजोरी महसूस कर रहा था कि उसकी जोर से आवाज लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। वह धूप में ठहर गया और गली में किशन को खड़े देखता रहा। किशन की समझ में नहीं आ रहा था कि दौड़कर रस्टी के पास पहुंचे या वहां से भाग जाए। वह भी खड़ा रहा गली के मुहाने पर। हेलो रस्टी, आखिर बोल ही दिया। रस्टी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, धीरे धीरे तकलीफ के साथ। एक सेकेंड, कौन है वो? ठीक है, ठीक है भैया, बराबर। मैं आज अब इतनी देर बाद फोन आया। एनीवे, चलो। रस्टी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और धीरे धीरे तकलीफ के साथ। एक सेकेंड, हेलो, अभी मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, थोड़ी देर में लगाना, ठीक है? सो एनीवे, कहाँ थे हम लोग? हेलो रस्टी, आखिर वह बोल ही दिया। रस्टी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, धीरे धीरे तकलीफ के साथ। उसके पैरों में जलन हो रही थी, सिर घूम रहा था। जोर जोर से धड़कते दिल में उठते भाव आपस में टकराकर हलचल मचा रहे थे। तुम अकेले हो ना? किशन ने दूर से चिल्लाकर पूछा। अगर तुम अकेले नहीं हो तो मेरे पास मत आना। रस्टी बिना उसे जवाब दिए सीढ़ियां चढ़ता रहा। हालांकि कमजोरी से उसकी नजरें धुंधला रही थी, लेकिन किशन की बदहाली उसे दिखाई दे रही थी। चमड़ी के नीचे हड्डियों के उभार, उलझे और बिखरे लाल, सीढ़ियों पर आने जाने वालों में कुछ तलाशती भटकती आंखें। तुम यहाँ क्यों आए हो रस्टी? तुमसे मिलने। क्यों? मैं जा रहा हूं। तुम कहीं और कैसे जा सकते हो? तुम तो ऐसे बीमार से लग रहे हो जैसे मरने वाले हो। जो भी हो, मैं तुमसे मिलने आया था। क्यों? रस्टी से और नहीं चला जा रहा था। वह सीढ़ियों पर बैठ गया, घुटनों पर हाथ रखे, सिर आगे को लटकाए, और बोला, बड़ी भूख लगी है। किशन गली के मुहाने से खुले में आकर एक फल वाले की तरफ बढ़ा और उससे 2 तरबूज लेकर रस्टी के पास आया। तुम्हारे पास पैसे थे? रस्टी ने पूछा। नहीं, उधार। मेरी वजह से इन्हें फायदा होता है, इसलिए ये मुझे उधार दे देते हैं। फिर किशन ने अपनी जेब से एक छोटा सा लेकिन खतरनाक दिखने वाला चाकू निकाला और तरबूज के दो दो टुकड़े कर दिए। तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं वापस नहीं लौट सकता। क्यों नहीं लौट सकते? न पैसे बचे हैं, न काम, न दोस्त। दोनों तरबूज पर टूट पड़े और फटाफट उन्हें सफाचट कर दिया। रस्टी की जान में जान आई। अब उसे समझ में आया कि खाली पेट की वजह से उसे बुखार और कमजोरी लग रही थी। देखो, बदमाशी से मेरा तो काम चल नहीं सकता, रस्टी बोला। मुझे तो दूर से देखकर पहचान लिया जाएगा। मैं लोगों के साथ लूटपाट करता फिरूं, और फिर मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छी बात है। मैं गरीबों को नहीं लूटता। किशन ने नाक कुदरते हुए ऐतराज जताने वाले अंदाज में कहा। मैं सिर्फ उन लोगों को लूटता हूँ जिनसे कुछ लूटा जा सकता है, और मैं अपने लिए लूटपाट नहीं करता, इसलिए मैं पकड़ में नहीं आता। गलत काम करने के लिए लोग मुझे पैसे देते हैं, इससे वह बचे रहते हैं, क्योंकि जब कुछ होता है उस वक्त वह मौके पर नहीं होते, कहीं और ही होते हैं। और मैं इसलिए बच जाता हूँ क्योंकि मैं जो लूटता हूँ वो मेरे पास बराबर नहीं होता, और न ही उसे चुराने की कोई वजह साबित हो पाती है। कुल मिलाकर ज्यादा जोखिम नहीं रहता। लेकिन चिंता मत कर भाई, हम देहरा में ये सब नहीं करेंगे। वहां हमें कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जान पहचाना जाता है।
इसलिए इसके अलावा मैं पुलिस से भागते भागते थक गया हूँ। फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ लेंगे जिन्हें तुम अंग्रेजी पढ़ा सको, एक दो नहीं, कई। और मैं चाट की दुकान खोल लूंगा। इंग्लैंड और शोहरत और दौलत, कुछ भी याद नहीं रहा। फिर ये सपने में शुमार हो गए और रस्सी ने पूछा, हम कब चलेंगे? कल सुबह तड़के, यानी कि कल सुबह तड़के नाव जाती है नदी के पार, हम उसी से जाएंगे। इस पार लोग मुझे जानते हैं और उनमें से कई नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ से जाऊं। अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो पक्की तौर पर मुझे स्टेशन में पकड़ लिया जाएगा। नदी के पार मुझे कोई नहीं जानता। उस तरफ जंगल ही जंगल है। किशन की बात सुनकर रस्टी हैरान था। उसे लग रहा था कि किशन कितना होशियार और समझदार हो गया है। किशन का दिमाग तो उसके शरीर से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा हुआ था और वह खतरों के खिलाड़ी और आवारा मवाली के बीच का कोई लगता था। महीने भर पहले वह डर के मारे रस्टी से लिपट गया था और आगे का रास्ता तय करने के लिए रस्टी उसके पीछे चलने को तैयार था। रस्टी के मन में कुछ और भी चल रहा था। मैं सोचता हूँ कि क्या देहरा में लोग जान गए होंगे कि मैं वहां नहीं हूँ। वैसे तो मुझे वहां से आए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, लेकिन लगता है जैसे एक युग हो गया। जब मैं लौटूंगा तो छत वाला कमरा खाली ही मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे अलावा और कौन पगला होगा जो वैसे कमरे में रहेगा। मैं सीधे कमरे में चला जाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। दोपहर शाम दोपहर शाम में ढल गई। सूरज डूबने लगा तो मंदिर का रंग बदलने लगा। सफेद से सुनहरा, सुनहरे से नारंगी, नारंगी से गुलाबी, गुलाबी से किरमिजी, और ये बदलते रंग पानी में झलकते रहे। रात घिरने के साथ धीरे धीरे शोर कम होता चला गया। किशन और रस्टी ने खुले में मंदिर की सीढ़ियों पर रात बिताई। रात ज्यादा ठंडी नहीं थी, हवा ठहरी ठहरी थी। अंधेरे की गहराइयों में इंसानियत के नन्हे पुलिंदे पड़े रहे, बेघर आसमान की छत के नीचे सोते, बस किसी तरह रात का वक्त बीत जाए। रस्टी की नींद बार बार टूटी। रह रहकर पेट का दर्द सताता तो वह जाग जाता। बेचारा पेट खालीपन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और इंस्पेक्टर टीचर्स, इसी की तरह हमारा 22 चैप्टर भी होता है समाप्त। लास्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवेल, द रूम ऑन द रूफ फुल स्टोरी, चैप्टर नंबर 23। सो इससे पहले कि घाट की सीढ़ियों पर नदी के किनारे में फिर से जान आती, किशन और रस्टी नाव में सवार हो गए। दिन भर इस किनारे से उस किनारे, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि घाट की सीढ़ियों पर नदी के किनारे में फिर से जान आती, किशन और रस्टी नाव में सवार हो गए। दिन भर इस किनारे से उस किनारे आती जाती है ये नाव। तीर्थ यात्रियों को एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक ले जाने वाली इस नाव में सवारी के पैसे नहीं रखते। और हालांकि उस वक्त बहुत जल्दी थी और नाव की पहली फेरी थी, फिर भी मुफ्त की सेवा की वजह से नाव में भीड़ हो गई थी। जो लोग नाव में चढ़े वह रस्टी को ट्रेन में मिलने वो एक सेकंड जो लोग नाव में चढ़े वह रस्टी को ट्रेन में मिले लोगों से भी ज्यादा अलग अलग किस्म के थे। औरतें और बच्चे, दाढ़ी वाले बुढ़े, झुर्रियोंदार बुढ़ियां, या लिखा है बुजुर्ग महिलाएं, गठीले जवान किसान व्यापारी, और दौलत वाले नहीं, बल्कि गरीब जो गंगा में, हिंदुओं की गंगा मैया के पवित्र जल में डुबकी लगाने मीलों दूर से आए थे। ज्यादातर पैदल ही थे, यानी कि ज्यादातर पैदल ही। घाट की सीढ़ियों पर जिंदगी जागने लगी थी। पिछले दिन जैसी आवाजें पूजा, आरती और कर्मकांड समय के सनातन भाव से मेल खाते, श्रद्धा के वही बंधे बंधाए स्वर, वैसी ही आवाजें, वैसे ही भाव। घाट की सीढ़ियों पर अनगिनत पैरों की आहट आने लगी, किसी में खड़ाऊ, किसी में चप्पल और किसी में कुछ नहीं। नाव काफी भरी हुई थी, इसलिए उसकी पैंदी पानी में ज्यादा डूबी थी और वह बहाव के साथ ज्यादा दूर न निकल जाए, इसलिए मल्लाहों को उसे बड़ी मेहनत से बहाव से उलट चलाने के लिए कड़ी मेहनत पड़ रही थी। यानी कि क्या लिखा है, ओके ओके, नाव काफी भरी हुई थी इसलिए उसकी पैंदी पानी में ज्यादा डूबी थी और वह बहाव के साथ ज्यादा दूर न निकल जाए, इसलिए मल्लाहों को उसे बड़ी मेहनत से बहाव से उलट चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। धूप और मेहनत में तपे पुराने लोहे सी उनकी बाजुओं की पेशियां लहराती और चमकती नजर आ रही थी। अंदर बाहर आते जाते चप्पू लहरों को चीरे डाल रहे थे और मल्लाह चप्पू चलाने में तालमेल बनाए रखने के लिए चिल्ला
ताल देते थे। किशन और रस्टी नाव के बीच में एक दूसरे से सटे बैठे थे। अब उनके जुदा होने का कोई डर नहीं था, फिर भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। नाव में बैठे लोग गाना गाने लगे। पहले किसी ने धीरे से गुनगुनाना शुरू किया, फिर किसी ने गीत छेड़ दिया, और नई उम्र की साफ और खरी आवाज ने रस्टी को सोमी की याद दिला दी। उसने अपने मन को यह सोचकर दिलासा दी कि सोमी बसंत में तो वापस देरा आ ही जाएगा। गाने वाले चप्पुओं की ताल से ताल मिलाकर गाते रहे, और मल्लाहों की पुकार गीत का हिस्सा बनती रही। गड्ढे सी गहरी झुर्रियों और सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला अपने पोपले मुंह से बोली, बच्चों का गाना कितना सुंदर लगता है। तो आपको भी गाना चाहिए, रस्सी ने सुझाया। वह मुस्कुरा दी, मीठी सी मुस्कान, बिना दांत की। फिर रस्सी से पूछा, कौन हो तुम बेटा? तुम हम में से हो क्या? मैंने इस नदिया पार आते जाते कभी ऐसी नीली आंखें और सुनहरे बाल नहीं देखे। मैं कुछ नहीं हूं और मैं सब कुछ हूं, कुछ रूखेपन के साथ रस्सी ने शान से कह डाला। और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है, रस्सी ने यह जवाब भी ऐसे दिया जैसे इसी में इसकी शान है। और ये लड़का जो तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारा कौन लगता है? बुढ़िया को जैसे सचमुच दुनिया भर की फिक्र थी। रस्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मन ही मन यही सवाल खुद से पूछ रहा था, किशन उसका कौन लगता है? उसे एक बात का तो पूरा यकीन था कि वह दोनों शरणार्थी थे, जिन्हें समाज में पनाह नहीं मिली। वह एक दूसरे पर साया बनकर छा गए, एक दूसरे की पनाह गाह और एक दूसरे से मददगार। किशन जंगलों के जीवों जैसा था जिसे इंसान ने तलाक दे दिया था। अकेला रस्टी था जो उसे समझता था, क्योंकि रस्टी से भी दूसरों ने रिश्ता तोड़ लिया था। उनके बीच एक ऐसा बंधन था जो टूटने वाला नहीं था, क्योंकि सिर्फ वही दोनों थे जो एक दूसरे को समझते थे और प्यार करते थे। इसी बंधन की वजह से रस्टी को लौटना पड़ रहा था। लौटते हुए उसके मन में तसल्ली थी, उसका लौटना वाजिब था। लहरों को छूने के लिए उसने अपना हाथ नीचे लटकाया। वह याद रखना चाहता था कि उन्हें छोड़कर आगे निकल जाने वाला पानी छूने में कैसा लगता है। यही पानी आगे जाकर समंदर बन जाएगा, समंदर जो जिंदगी जैसा है। वह भाग नहीं सका। उसने जिंदगी को जो शक्ल दी है, उस रात हैरिसन साहब के घर से निकल जिंदगी के जिस समंदर में उसने छलांग लगाई, उससे बचकर भाग नहीं सका। उसे कमरे की ओर लौटना ही पड़ा। जिंदगी उसे वापस खींच रही थी, कमरे पर, उसके अपने कमरे पर। जब नाव किनारे पर लगी तब तक वह गीत भी खत्म हो चुका था। सभी उतर गए और नदी के गोल और चिकने कंकड़ पत्थरों पर चलते आगे बढ़ते। एक सेकंड। जब नाव किनारे पर लगी तब वह गीत भी खत्म हो चुका था। सभी उतर गए और नदी के गोल और चिकने कंकड़ पत्थरों पर चलते आगे बढ़ गए। वहीं से जंगल शुरू होता था जो उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। रस्टी को जंगल में बिताया पिकनिक वाला वह दिन याद आ गया, जब उसने मीना के होठ चूमे थे और उसके हाथ पकड़े थे। उसे जंगल का जादू और मीना का जादू याद आ रहे थे। एक दिन रस्सी ने कहा, हमें जंगल में रहने आ जाना चाहिए। एक दिन, किशन बोला और हंस दिया। लेकिन अभी तो हमें वापस चलना चाहिए छत वाले अपने कमरे की ओर। हमारा कमरा है, इसलिए हमें जाना ही चाहिए। उन्हें जाना ही पड़ा। पानी की टंकी में नहाने और सवेरे के वक्त लोगों की गपशप सुनने के लिए, फल के पेड़ों पर चढ़ने और चाट की दुकान में खाने के लिए, और शायद छत पर ही बगीचा लगाने के लिए, खाने, सोने और काम करने के लिए, जीने और मरने के लिए। किशन हंस पड़ा। एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे रस्टी। लेखक, अभिनेता, प्रधानमंत्री या कुछ और। हो सकता है कवि बन जाओ। कवि क्यों नहीं बन जाते रस्टी? रस्टी मुस्कुराया। उसे मालूम था कि वह मुस्कुरा रहा है क्योंकि वह खुद पर मुस्कुरा रहा था। हाँ, रस्टी बोला, कवि क्यों नहीं? और वह दोनों पैदल आगे बढ़ते रहे। आगे जंगल ही जंगल था और उसमें फैला था सन्नाटा। और बाकी का जो वक्त बचा था, और डॉट 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 करके रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमारा ये नॉवेल होता है समाप्त। ठीक है, तो आज हमने माता सरस्वती और महादेव की कृपा से इस पूरे नॉवेल को पूर्ण आहुति दे दी है। आशा करता हूं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 21 तक आपने सुना होगा अच्छे से।
और फिर बता रहा हूँ, चूंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी सर पूरे नॉवल को हिंदी में करा दीजिए। देखो, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि एक नॉवल को जब एक कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो लगभग देखो इसी के अंदर अगर बात करें तो 144 पेजेस हैं। इनको पढ़ाना फिर स्लाइड में कन्वर्ट करना बहुत सारे टिपिकल टास्क होते हैं। तो जितना हो सकता है ग्रैप्स बनाकर हम लोग प्लान करते हैं कि आपको पूरा कंटेंट समझ में आए अच्छे से। और उसके अलावा मैं पीडीएफ के अंदर अपने नोट्स प्रोवाइड करा ही देता हूँ रिस्पेक्टेड टीचर्स, और जितने एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपना इस तरह का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप सभी जानते हैं कि अभी यूट्यूब पर आए हुए हमें 2-3 महीने ही हुए और हम टीचर्स को पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं हम उम्र को। कुछ हमसे बड़े सीनियर लोग हैं, कुछ जूनियर हैं, कुछ हमारे हम उम्र हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। लेकिन ग्रेड 1 के प्री में जो जो कमियां हमें लगा है, हमें अपने स्तर पर हमने महसूस करी है, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। सो बस इसी के साथ रिस्पेक्टेड टीचर्स हमारा ये जो चैप्टर होता है वो होता है समाप्त। और अब बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।